हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है शिक्षक सहायक साधन यानी टीचिंग एड्स। शिक्षण सहायक साधन क्या है? व्हाट आर टीचिंग एड्स? अन्य विषयों की तरह ही विज्ञान के अध्यापक के सामने भी यह समस्या रहती है कि वह किस तरह से पढ़ाए जिससे वह विषय को अधिक से अधिक स्पष्ट, सरल, सजीव एवं रोचक बनाकर उस विषय के शिक्षण संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति में अपना पूरा सहयोग दे सके। मौखिक रूप से वर्णन करने तथा तथ्यों को बिना व्यवहार में लाए हुए एवं बिना अनुभव कराए हुए बता देने मात्र से विज्ञान जैसे व्यवहारिक एवं क्रियात्मक विषय में काम नहीं चल सकता। अतः विज्ञान के अध्यापक को अपने शिक्षण को अधिक स्पष्ट, स्थायी एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कुछ साधनों जैसे वास्तविक वस्तु, चित्र, मॉडल, स्लाइड आदि का प्रयोग करना पड़ता है, जिन्हें शिक्षण सहायक साधन या शिक्षण दृश्य श्रव्य सहायक साधनों का नाम दिया जाता है। शिक्षण सहायक साधनों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड्स। विज्ञान के शिक्षण में प्रयुक्त शिक्षण सहायक साधनों को निम्न 4 भागों में विभक्त कर अच्छी तरह समझा और प्रयोग में लाया जा सकता है। श्रव्य सहायक साधन ऑडियो एड्स। इस वर्ग में वे सहायक साधन आते हैं जिनसे केवल मात्र सुनकर प्राप्त किया जा सकता है। श्रवणेंद्रियों यानी कानों के ज्ञान में सहायक होने के कारण इन्हें श्रव्य सहायक साधन कहा जाता है। इस प्रकार के सहायक साधनों के रूप में हम रेडियो, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन आदि का नाम ले सकते हैं। दृश्य सहायक साधन विजुअल एड्स। इस वर्ग में वे सहायक साधन आते हैं जिनसे देखकर ज्ञान प्राप्त करने में सुविधा होती है। दृश्येंद्रियां यानी आँखों से ज्ञान प्राप्ति होने के कारण इन्हें दृश्य सहायक साधन का नाम दिया जाता है। इनके उदाहरण के रूप में सभी प्रकार के चित्रात्मक तथा दृश्यात्मक सामग्री व साधनों जैसे चार्ट, चित्र, फोटोग्राफ, मॉडल, श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, स्लाइड, ट्रांसपेरेंसीज आदि का नाम लिया जा सकता है। दृश्य श्रव्य सहायक साधन ऑडियो विजुअल एड्स। इस वर्ग में वे सभी शिक्षण सहायक साधन आते हैं जिनसे देखकर तथा सुनकर दोनों ही तरह से ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इनका संबंध इस तरह हमारी दृश्येंद्रियों तथा श्रवणेंद्रियों दोनों से ही एक साथ उपयोग से होता है। ऐसे साधनों के उदाहरण के रूप में हम सजीव पदार्थ, टेलीविज़न, चलचित्र, वीडियो, फिल्म आदि का नाम ले सकते हैं। क्रियात्मक सहायक साधन एक्टिविटी एड्स। इस वर्ग में उन सभी शिक्षण सहायक साधनों को शामिल किया जा सकता है जिनमें विद्यार्थियों को सक्रिय रहकर अपने सभी ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों के प्रयोग के समुचित अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ विद्यार्थी वांछित अधिगम अनुभव अर्जित करने हेतु देखकर, सुनकर, चखकर, छूकर तथा सूंघकर कैसे भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तथा उन्हें अपनी कर्मेंद्रियों का उपयोग करके सीखने के भी पूरे अवसर मिलते हैं। विज्ञान के अधिगम में सहायक साधनों में निम्न साधनों को शामिल किया जा सकता है। पहला, वैज्ञानिक भ्रमण या पर्यटन। दूसरा, विज्ञान मेले तथा प्रदर्शनियाँ। तीसरा, विज्ञान संग्रहालय। चौथा, प्रकृति अध्ययन कॉर्नर। पांचवा, प्रयोगशाला तथा कार्यशालाओं में किए जाने वाले प्रायोगिक कार्य। और छठा है प्रोजेक्ट कार्य। शिक्षण सहायक साधनों का वर्गीकरण एक अन्य ढंग से भी किया जाता है। इनके अनुसार हम इन्हें हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर इन 2 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। हार्डवेयर की श्रेणी में सभी प्रकार के मशीनी उपकरणों जैसे एपिडोस्कोप, मैजिक लैंटर्न, विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्टर्स, रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, वीडियो, शिक्षण मशीन तथा कंप्यूटर आदि को शामिल किया जाता है। सॉफ्टवेयर श्रेणी में सभी तरह की चित्रात्मक सामग्री जैसे चार्ट, चित्र, मानचित्र, आरेख, मॉडल, नमूने, वास्तविक पदार्थ, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, ऑडियो तथा वीडियो टेप आदि को शामिल किया जाता है। अधिकतर ऐसी सभी सामग्री जो हार्डवेयर उपकरणों में प्रयुक्त होकर उन्हें उनकी कार्यप्रणाली में मदद कर शिक्षण सहायक साधन बनने के योग्य बनाती हैं, सॉफ्टवेयर श्रेणी में शामिल की जाती हैं।
इस तरह जहां हार्डवेयर अपने उपयोग हेतु सॉफ्टवेयर पर पूरी तरह आश्रित रहते हैं, वहीं सॉफ्टवेयर अपने स्वतंत्र रूप में काम में लाए जा सकते हैं। चित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल, मुद्रित सामग्री आदि बिना किसी हार्डवेयर उपकरण, एपिडोस्कोप, प्रोजेक्टर आदि के भी भली भांति शिक्षण अधिगम हेतु प्रयोग में लाई जा सकती है। शिक्षण सहायक साधनों का निर्माण। स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग एड्स। सॉफ्टवेयर श्रेणी में शामिल विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक साधनों को यूँ तो आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्रोतों से उधार लिया जा सकता है अथवा व्यावसायिक स्रोतों से क्रय किया जा सकता है, परंतु फिर भी अधिक शैक्षिक लाभ अर्जित करने की दृष्टि से तथा धन संबंधी समस्या को देखते हुए इनका छात्रों के सहयोग से विद्यालय में निर्मित किया जाना अधिक उपयोगी रहता है। इस दृष्टि से हर अध्यापक को कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण में कुशलता अर्जित करने का प्रयत्न करना चाहिए। शिक्षण सहायक साधनों का चयन। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स। अपेक्षित शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्रभावपूर्ण उपलब्धि बहुत कुछ सीमा तक प्रयुक्त शिक्षण सहायक साधनों के सही चयन और उनके प्रभावपूर्ण उपयोग पर निर्भर करती है। अपने विषय विशेष के शिक्षण और अनुदेशन हेतु किस प्रकार के शिक्षण सहायक साधनों का प्रयोग एक अध्यापक के लिए उपयुक्त रहता है, इस प्रकार का चुनाव करने के लिए निम्न सिद्धांतों का अनुसरण कर आगे बढ़ना ठीक रहता है। पहला, विद्यार्थी केंद्रितता का सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ लर्नर और प्यूपिल सेंटर्डनेस। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर शिक्षण साधनों का उपयोग विद्यार्थी के अधिगम कार्य में अधिक से अधिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। यह सहायता तभी अच्छी तरह से दी जा सकती है जब हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के रूप में उपयोग की जाने वाली शिक्षण सामग्री विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता, आयु तथा कक्षा का स्तर और परिस्थिति विशेष में उनके द्वारा इस प्रकार की सामग्री और साधन की आवश्यकता अनुभव करने से संबंधित हो। वे उसका भली भांति उपयोग कर उससे वांछित सहायता प्राप्त कर सके तथा जिनके प्रयोग और समझने में उन्हें कोई कठिनाई ना हो। इस तरह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शिक्षण साधनों का चयन विद्यार्थियों की दृष्टि से कितना उपयुक्त रहेगा, इस बात का सदैव ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरा, उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर शिक्षण साधनों के चयन में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनके द्वारा निर्धारित शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति में अधिक से अधिक सहयोग मिल सके। विषय शिक्षण से संबंधित किस प्रकार के उद्देश्यों ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक, प्रयोगात्मक तथा रुचि अभिवृत्ति आदि के विकास को अनुदेशन विशेष के द्वारा प्राप्त किया जाना है, इस बात को ध्यान में रखकर ही उपयुक्त हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर शिक्षण साधनों का चुनाव किया जाना चाहिए। तीसरा, रुचि और अभिप्रेरणा का सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। रुचि और अभिप्रेरणा किसी भी शिक्षण अधिगम कार्य के केंद्रीय तत्व माने जाते हैं और इसलिए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर शिक्षण साधनों का एक बड़ा उत्तरदायित्व इस प्रकार के शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण करते रहना है जिसमें विद्यार्थियों की स्वाभाविक रुचि, जिज्ञासा, सीखने का उत्साह तथा अभिप्रेरणा लगातार बनी रहे। इस दृष्टि से इस प्रकार की हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर शिक्षण सामग्री का चयन किया जाना चाहिए जो उपरोक्त वर्णित कार्यों में अधिक से अधिक सहयोग दे सकें। चौथा, विषय वस्तु तथा अधिगम अनुभवों के अनुकूल होने का सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग किए जाने वाले शिक्षण साधनों का मुख्य उत्तरदायित्व प्रस्तुत विषय सामग्री तथा अधिगम अनुभवों को विद्यार्थियों तक ठीक प्रकार से पहुंचाना है। इस संप्रेषण प्रक्रिया यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस में विभिन्न प्रकार के शिक्षण साधनों की सहायता ली जा सकती है, परंतु यह देखा गया है कि कोई अमुक प्रकार की हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर सामग्री किसी विशेष प्रकृति की विषय वस्तु को विशेष शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में ठीक प्रकार विद्यार्थियों तक पहुंचाने में अधिक सहयोगी सिद्ध हो सकती है। इसी उपयुक्तता का ध्यान हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर शिक्षण साधनों के चयन में अध्यापक द्वारा रखा जाना चाहिए।
पांचवा, संसाधनों के प्राप्त होने का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर उपकरणों एवं शिक्षण सामग्री का चयन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि उन्हें ठीक तरह से प्रयोग में लाने के लिए आवश्यक भौतिक और मानवीय संसाधन तथा परिस्थितियां उपलब्ध हों। इस प्रकार की आवश्यकताएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं। पहला, सामग्री और साधन इस प्रकार के होने चाहिए जिनसे खरीद, रख रखाव तथा मरम्मत आदि के व्यय का वहन विद्यालयों तथा विद्यालय के द्वारा ठीक प्रकार कर लिया जाए। दूसरा, विद्यालय में उपलब्ध स्थान, कक्षा के कमरों का आकार, बैठने, प्रकाश और वायु की व्यवस्था, विद्यार्थियों की संख्या आदि सभी बातों पर विचार करके ही शिक्षण सामग्री तथा उपकरणों का चयन किया जाना चाहिए। तीसरा, जो कुछ भी अतिरिक्त सुविधाएं किसी उपकरण या सामग्री विशेष को प्रयोग में लाने के लिए आवश्यक हों, वे किसी शिक्षण अधिगम परिस्थिति में प्राप्त हो सकेंगी या नहीं, इस बात को भी चयन का आधार बनाया जाना चाहिए। चौथा, शिक्षण सामग्री के प्रभावपूर्ण प्रयोग के लिए जिस प्रकार की उसकी प्रकृति है उसको ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से कुशल तथा अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। यदि मानवीय संसाधनों के रूप में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध न हों तो उस विशेष सामग्री या उपकरण का चयन नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षण सहायक साधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग, इफेक्टिव यूज ऑफ टीचिंग एड्स। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के रूप में उपयुक्त शिक्षण सामग्री तथा उपकरणों के चयन के पश्चात इस बात की आवश्यकता होती है कि उनको उचित एवं प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग करने के बारे में कुशलता अर्जित की जाए। इस कार्य हेतु निम्न सिद्धांतों का अनुसरण करना लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। पहला, तैयारी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। यह सिद्धांत अध्यापक तथा छात्रों से यह अपेक्षा रखता है कि वे दृश्य श्रव्य सहायक साधन के उचित प्रयोग के लिए पहले से तैयार रहे या तैयारी करें। इस उद्देश्य के लिए आगे दी गई बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, अध्यापक को सहायक साधन की प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे किस प्रकार में लाया जाए यह जानकारी भी होनी चाहिए। दूसरा, जिस सहायक साधन का प्रयोग करना हो उससे संबंधित सामग्री का पूरा निरीक्षण अध्यापक को कर लेना चाहिए। उस सहायक साधन के प्रयोग के लिए उसे आवश्यक आदेश, पुस्तक, अध्यापक पद प्रदर्शिका यानी टीचर्स गाइड, सूचना विज्ञप्ति आदि देख लेना चाहिए। किसी भी स्थिति में सहायक साधन से अध्यापक अनजान नहीं होना चाहिए, बल्कि पहले से ही उसे उसकी प्रक्रियाओं तथा परिणामों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, छात्रों को इस बात के लिए सहायता दी जानी चाहिए कि वे उस सामग्री के लिए जो उसके सामने प्रस्तुत की जा रही है पहले से ही पूर्व ज्ञान, अनुकूल मनोवृत्ति तथा रुचियों के रूप में सही पृष्ठभूमि बना सकें। चौथा, छात्रों को दृश्य श्रव्य सहायक साधनों से संबंधित शिक्षण अधिगम क्रियाओं में उनके सम्मिलित होने के उद्देश्यों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पांचवा, छात्रों का उचित मार्गदर्शन किया जाना भी आवश्यक है ताकि वे अपने प्रत्यक्षीकरण द्वारा सहायक साधनों का पूर्ण लाभ उठा सकें। भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल। इस सिद्धांत के अंतर्गत अध्यापक द्वारा दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के प्रयोग से संबंधित भौतिक सुविधाओं का प्रबंध करना या आवश्यक ब्यौरा प्राप्त करना आदि आ जाते हैं ताकि उस सामग्री तथा आवश्यक वस्तुओं को सुरक्षित करने में सहायता मिल सके, समय की बचत हो तथा अधिगम की अधिक से अधिक उचित परिस्थितियां पैदा की जा सकें। तीसरा, उपयुक्त प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर प्रेजेंटेशन। इस सिद्धांत के अनुरूप अध्यापक द्वारा सहायक सामग्री के उपयुक्त प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा की जाती है। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला, वास्तविक प्रस्तुतिकरण के पहले अध्यापकों को सहायक सामग्री के प्रयोग की सावधानी से योजना बना लेनी चाहिए और उसके प्रयोग को पहले से समझ लेना चाहिए। दूसरा, प्रस्तुतिकरण की सफलता को निश्चित बनाने के लिए उन्हें प्रदर्शन करने में उचित रूप से सहायक विधियां सीख लेनी चाहिए। तीसरा, सहायक सामग्री का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि उसके द्वारा विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। चौथा, दृश्य श्रव्य सामग्री को ठीक ढंग से संभाल कर रखने पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। पांचवा, सहायक साधन इस प्रकार प्रयुक्त किया जाए या उनका प्रदर्शन किया जाए कि छात्रों को उनसे अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
क्रिया का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। यह सिद्धांत अध्यापकों से इस बात की अपेक्षा करता है कि वे छात्रों को उपयुक्त ढंग से दृश्य श्रव्य अनुभव स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में सहायता करें। मूल्यांकन का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ अप्रेजल। यह सिद्धांत इस आवश्यकता की पुष्टि करता है कि पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में दृश्य श्रव्य सामग्री तथा उसकी सहायता विधियों का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए। ऐसा मूल्यांकन पाठ शुरू करने से पहले लिखे गए प्रश्नों पर विचार करने से हो सकता है। इसी प्रकार लिखित परीक्षा या प्रश्नों के माध्यम से भी उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है। कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, विज्ञान में पाठ्यपुस्तक के प्रयोग से छात्रों को में जागृत होता है, क्या जागृत होता है? ऑप्शन 1 आत्मविश्वास, दूसरा स्व शिक्षा का दृष्टिकोण, तीसरा उचित दृष्टिकोण और चौथा है ये सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विज्ञान शिक्षण में कौशल प्रयोज्य है, क्या है? ऑप्शन 1 लेखा चित्र, दूसरा चार्ट, तीसरा ग्राफ खींचने में सारणी का प्रयोग और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 3 है, हस्तांतरण कौशल का संबंध किससे है? पहला उपकरणों के उपयोग से, दूसरा प्रयोग विधि से, तीसरा ऑप्शन है पाणी ग्रहण संस्कार से और चौथा है शिक्षक को हस्तांतरित करने से। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, उपकरणों के उपयोग से। चौथा प्रश्न है, श्रव्य दृश्य साधन सहायक होते हैं, किस चीज़ में सहायक होते हैं? ऑप्शन 1 है बालक में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होने में, दूसरा बालक की क्रियाशीलता में, तीसरा बालक के मस्तिष्क में स्थायी ज्ञान प्राप्त करने में और चौथा है उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी के लिए। पांचवा प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन तथा गुणवत्ता सुधार की दिशा में कौन सी संस्था कार्यरत है? ऑप्शन 1 NCERT, ऑप्शन 2 माध्यमिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन 3 विज्ञान समिति, ऑप्शन 4 भारतीय शिक्षा आयोग। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है NCERT। क्वेश्चन 6 है, यदि बालक दिए गए ग्राफ, चार्ट आदि सामग्री को ठीक से पहचान लेते हैं तो वे पूर्ति करते हैं, किस चीज़ की पूर्ति करते हैं? ऑप्शन 1 अवबोध की, ऑप्शन 2 कौशल की, ऑप्शन 3 1 व 2 दोनों की, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा अवबोध की। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, संग्रहालय अच्छा स्रोत है, किस चीज़ का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन 1 श्रव्य सामग्री, ऑप्शन 2 दृश्य सामग्री, ऑप्शन 3 श्रव्य और दृश्य सामग्री, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, संग्रहालय दृश्य सामग्री का अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन 8 है, श्रव्य दृश्य सामग्री को चित्रमय रूप में किसने प्रदर्शित किया जिसे उसने अनुभवों का शंकु कहा? ऑप्शन 1 एडगर डेल, ऑप्शन 2 बेकन, ऑप्शन 3 अरस्तु, ऑप्शन 4 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा एडगर डेल। क्वेश्चन 9 है, दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन 1 ब्लेजी पास्कल, ऑप्शन 2 गैलीलियो, ऑप्शन 3 टोरिसेली, ऑप्शन 4 आर्किमिडीज। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा गैलीलियो। क्वेश्चन 10 है, कौन सा शिक्षण साधन दृश्य साधन नहीं है? ऑप्शन 1 श्यामपट्ट, ऑप्शन 2 रेखा चित्र, ऑप्शन 3 मूक चित्र, ऑप्शन 4 रेडियो। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा, दृश्य कौन सा शिक्षण साधन दृश्य साधन नहीं है? तो रेडियो दृश्य साधन नहीं है। क्वेश्चन 11 कौन सा शिक्षण साधन श्रव्य साधन नहीं है? ऑप्शन 1 ग्रामोफोन, ऑप्शन 2 टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन 3 चित्र विस्तारक, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट होगा चित्र विस्तारक। क्वेश्चन 12 में आते हैं, श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 1 शुद्ध उच्चारण में, ऑप्शन 2 शुद्ध लेखन में, ऑप्शन 3 शुद्ध पढ़ने में, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी में नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग शुद्ध उच्चारण में करते हैं। क्वेश्चन 13 में आते हैं, पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 क्रॉनबेक का, ऑप्शन 2 गुड का, ऑप्शन 3 हैरोक्लिकट का, ऑप्शन 4 हॉलक्विस्ट का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, हैरोक्लिकट का।
क्वेश्चन 14 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री दृश्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आती? ऑप्शन 1 रेडियो, ऑप्शन 2 टेलीविजन, ऑप्शन 3 कंप्यूटर, ऑप्शन 4 चार्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, रेडियो। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य उपकरण का उदाहरण है? ऑप्शन 1 टेलीविजन, ऑप्शन 2 रेडियो, ऑप्शन 3 प्रतिमान, ऑप्शन 4 मूक चलचित्र। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, टेलीविजन। क्वेश्चन 16 में आते हैं, शिक्षक सहायक साधनों के चयन हेतु आवश्यक सिद्धांत है। पहला छात्र केंद्रिता का सिद्धांत, दूसरा उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत, तीसरा रुचि और अभिप्रेरणा का सिद्धांत और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 17 है, विज्ञान शिक्षण में निम्न में से क्या क्रियात्मक सहायक साधन है? ऑप्शन 1 टेलीविज़न, ऑप्शन 2 विज्ञान संग्रहालय, ऑप्शन 3 रेडियो, ऑप्शन 4 चार्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, विज्ञान संग्रहालय। क्वेश्चन 18 में आते हैं, निम्न में से क्या विज्ञान शिक्षण में एक सॉफ्टवेयर सहायक साधन है? ऑप्शन 1 कंप्यूटर, 2 टेलीविज़न, 3 चार्ट और 4 है रेडियो। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, चार्ट। क्वेश्चन 19 है, निम्न में से क्या विज्ञान शिक्षण में एक हार्डवेयर साधन है? ऑप्शन 1 वीडियो, ऑप्शन 2 मानचित्र, ऑप्शन 3 आरेख, ऑप्शन 4 है स्लाइड। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, वीडियो। क्वेश्चन नंबर 20, विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट कार्य किस प्रकार का सहायक साधन है? ऑप्शन 1 श्रव्य, ऑप्शन 2 दृश्य, ऑप्शन 3 क्रियात्मक एंड ऑप्शन 4 है दृश्य श्रव्य। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्रियात्मक। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।